आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 का एमसीक्यू जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 4 चलेगा। हम लोगों ने पार्ट 3 में लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उसके आगे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से आज का जो वीडियो का लास्ट होगा 62 हमारा टोटल क्वेश्चन है, तो 50 हो चुका है। अगर आप वो सारा वीडियो नहीं देखे तो पहले वहाँ से स्टार्ट किए, 1 नंबर वीडियो से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप 4 पार्ट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। मतलब जितना भी चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, और ये मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये करके ही जाना है एग्जाम में, और इससे आपको सवाल बिल्कुल टच होगा 100%, ठीक है। तो चलिए हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। हमारा सवाल है इसमें कि किसी क्षण टी पर कुंडली से जुड़ा फ्लक्स निम्न प्रकार दिया गया। मतलब बेटा फ्लक्स का वैल्यू दिया गया है। तो एक्चुअली ये सवाल होना चाहिए था चैप्टर 6 में, लेकिन 3 में ही दे दिया है। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि इसमें हमको बोला कि फ्लक्स का वैल्यू कितना है, tan t² - 50t प्लस 250, ठीक है, 250। और हमको बोला है और हमको बोला है प्रेरित ईएमएफ 3 सेकंड में कितना होगा। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, टाइम बोला है 3 सेकंड में, ठीक है। तो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, जो कि इस चैप्टर में नहीं देना चाहिए था पर दे दिया, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है d∅/dt और इंटू एन। तो एन यहाँ पे नहीं बताया, तो एक कुंडली मान लेना है, तो एन का वैल्यू 1 मान लेना है। तो जब बेटा फाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन करने बोल रहा है टी के रिस्पेक्ट में, किसका, फाई का, तो ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मतलब फाई को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू आता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो फाई को क्या करना है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देना है, d∅/dt निकाल देना। ईएमएफ बराबर फॉर्मूला होता है एन d∅/dt, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन बेटा जब करेंगे तो क्या होगा इसमें, देखो तो फाई का जब बेटा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सबसे पहले एक बार लिख लो इसको। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से बना दे रहा हूँ, शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, मतलब डिफ्रेंसिएशन अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन आपको सीखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी मान रहे हैं कि आपको डिफ्रेंसिएशन आता है, क्योंकि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और डिफ्रेंसिएशन नहीं आता, डिफ्रेंसिएशन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 और इंटू 10 हो जाएगा, पावर जो रहता है सामने आ जाएगा, इंटू 10 तो 20 हो जाएगा। और पावर घटता जाता है, डिफ्रेंसिएशन मतलब घटना, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना। तो पावर बेटा इसमें घटेगा, और इंटीग्रेशन रहता तो पावर जुटता रहता, ठीक है। इसमें देखो बेटा क्या होगा, इसमें पावर 1 है तो पावर 1 है तो 0 हो जाएगा, तो 0 का 1 होता है तो 50 लिख देना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होता है, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या आ रहा है। अब टी बराबर बोला 3 सेकंड में, टी बराबर बेटा कितना बोला क्वेश्चन में, 3 सेकंड, तो टी का वैल्यू यहीं पुट कर दो। तो टी का बेटा जब वैल्यू पुट करेंगे 3 और -85 तो 0 हो गया। तो बेटा कितना आएगा 60 और -50, तो आंसर आ जाएगा 10। तो कितना ईएमएफ पैदा होगा 10, ठीक है। और याद रखना कि ईएमएफ का फॉर्मूला में एक लेंज का लॉ लगता है जिससे यहाँ माइनस साइन आ जाता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा इस सब में, ठीक। हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, -10। तो कौन सा वैल्यू सही होगा, या +10 दिया या -10 दिया, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चैप्टर 6 बेटा जब पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे, अभी टेंशन लेना नहीं। अगर समझ में आ रहा तो भी अच्छा, नहीं आ रहा तो पढ़ेंगे फिर समझेंगे, ठीक। चलो उसके बाद सवाल देखो क्या है, 52 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है। तो 50 नंबर सवाल पूछ रहा है कि किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ होते हैं वे कर्म से आधारित होते हैं। मतलब ये प्रतीक सब चिन्ह का अपना मीनिंग है। तो बोला किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम, ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि मॉडल सेट का सवाल है, जैकबोर्ड ही छापती है। तो आपको ये सब सवाल जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट। और वैसे भी किरचॉफ का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोल रहा है समेसन ऑफ आई बराबर 0 और समेसन ऑफ आई आर बराबर समेसन ऑफ ई होता है, ठीक है। तो ये किरचॉफ का जो दो गो नियम है क्या बोलता है, तो बेटा आपको बताया है कि करंट के बारे में जब बोले तो उसको केसीएल नियम कहते हैं किरचॉफ का। जिसमें वोल्टेज के बारे में बात हो, V बराबर आई आर होता है, तो वोल्टेज के बारे में बात हो रहा है ना। और ई तो ऑलरेडी वोल्टेज का ही अलग नाम है, ईएमएफ थोड़ा सा चेंजेस होता है थोड़ा। तो ये वोल्टेज के बारे में बता रहे हैं, करंट के बारे में। तो करंट के बारे में जो होता है उसको केसीएल क्या है ना, जो वोल्टेज के बारे में बताएगा उसको केवीएल कहते हैं। तो इसका टेक्निक भी बताए थे, केसीएल बीच में कौन आ रहा, सी। बीच में इसको क्यों रखा गया, क्योंकि वो डरता है, इसको सुरक्षा दे रहा के और एल, तो संरक्षित हो रहा कौन, सी। तो सी से बेटा होता है चार्ज, लिख सकते हैं सी से चार्ज। और चार्ज मतलब आवेश, तो मतलब केसीएल का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो देखो आवेश संरक्षण कहाँ कहाँ है, पहला नियम आवेश संरक्षण यहीं पे है, बाकी कहीं पे है।
तो आंख बंद करके पहले ही मार दो। इसमें है, लेकिन हमको पहले पहला बताना फिर दूसरा बताना, तो यहाँ पे आवेश होना चाहिए था, कहीं तो नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ही हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए, दोनों चेक करना आना चाहिए। अब तो केवीएल बेटा, भी मतलब होता है ई, भी मतलब ईएमएफ। ईएमएफ और वोल्टेज थोड़ा बहुत अंतर होता है, सेम ही चीज़ें हैं। ईएमएफ को ही वोल्टेज कहते हैं, मान के चलना, रेजिस्टेंस का खाली खेल है। तो ईएमएफ वोल्टेज मतलब ई आएगा, ये वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। और ईएमएफ से ई आ गया, और ई मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। तो किरचॉफ का दूसरा नियम किसका संरक्षण करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही। 53 देखो क्या बोल रहा है, एक निश्चित तार के विद्युत प्रतिरोध की लंबाई और त्रिज्या को एक साथ दोगुना कर दिया जाए। देखो इसमें सवाल बोल रहा है कि हमारे पास एक कोई तार है, ठीक है, एक तार है जिसका लंबाई और त्रिज्या को साथ में बता, लंबाई को भी बोल रहा है कि दोगुना कर देना है, और त्रिज्या को भी कितना कर देना है? दोगुना। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखो बेटा, प्रतिरोध, सब जगह प्रतिरोध के बारे में पूछा है, और वशिष्ठ प्रतिरोध के बारे में पूछा है। तो बेटा प्रतिरोध जो होता है ना, ये लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। तो लंबाई में क्या होगा? एल ही रहेगा, और एरिया का हो जाता है, अब देखिए क्या है, तार है। तो तार का एरिया बेटा जब निकालेंगे तो सर्कल आता है सामने, सामने सर्कल जैसा दिखेगा, ठीक। तो इसलिए एरिया क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया लिखते हैं, ठीक है। अब आर को भी दो गुना करने बोला, एल को भी दो गुना करने बोला, तो करो। एल दो गुना और आर क्या है? दो गुना। तो कितना आ जाएगा? 2L और बटे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। दो से दो कट गया। तो बताओ, नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, बदलने के बाद मतलब एक नया, जब हम लोग क्या किए, लंबाई और त्रिज्या को बदले, तो एक नया हमारा रेजिस्टेंस आएगा। तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? देखो, तो इसमें क्या हो रहा है? एल हाफ पाई आर स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी आर है, तो आर क्या हो गया? आधा नहीं हो गया? देखो, आर और नीचे दो है, तो आर कितना हो गया? आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। कभी नहीं हो पाएगा, आधा हो जाएगा। ये सही हो सकता है, प्रतिरोध आधा हो जाएगा, ये भी सही हो सकता है। प्रतिरोध और वशिष्ठ प्रतिरोध दोनों अपरिवर्तित, ये तो गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई सही हो सकता है। अब उसके बाद वशिष्ठ प्रतिरोध के बारे में पूछा, तो आपको ऑलरेडी हम बताएं बेटा कि वशिष्ठ प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? मटेरियल कैसा है, पदार्थ कैसा है, उस पर निर्भर करेगा वशिष्ठ प्रतिरोध। उसके बाद तापमान में अगर बेटा चेंज होता है तो चेंज होगा वशिष्ठ प्रतिरोध। बाकी किसी चीज के कारण लंबाई और क्षेत्र त्रिज्या या क्षेत्रफल पे वशिष्ठ प्रतिरोध काम नहीं करता है, नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसका मतलब लंबाई और क्षेत्र त्रिज्या ना बदल रहे हैं, तो वशिष्ठ प्रतिरोध बाबू बदलेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही, बी। इसमें लिख रहा है दोगुना हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध तभी बदलता है जब हमारा पदार्थ बदल जाए और या तो तापमान बदल जाए मटेरियल के आसपास, तभी विशिष्ट प्रतिरोध बदल सकता है, अदरवाइज नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बी। 54 नंबर देखो क्या सवाल पूछ रहे हैं। अब देखो 54 सवाल पूछ रहा है कि ओमिक चालक के लिए अफवाह वेग VD और उस पर लागू विद्युत क्षेत्र संबंधित है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? तो इसी को कहते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? तो VD जो है ना, वो समानुपाती होता है किसका? ई का। तो इस प्रकार का कुछ भी ऑप्शन है तो देखो है, VD किसके समानुपाती होता है? ED। अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो समानुपाती लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 55 क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो 55 सवाल पूछ क्या रहा है, तो अब देखते हैं हम लोग 55 नंबर का सवाल। देखिए क्या हमसे पूछ रहा है। तो 55 नंबर सवाल देखिए बोल रहा है कि अपवाह वेग VD और विद्युत क्षेत्र ई की तीव्रता के साथ किस प्रकार का संबंध है? एक ही सवाल को दो बार रिपीट कर दिया लग रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? VD जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुकर्मा, ये सब ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए म्यू बराबर होता है गतिशीलता, किसको कहते हैं? कि विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर, किसी चालक के अक्रॉस विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है चालक का, उसमें कितना वेग आ जाए, उसी को कहते हैं हम लोग गतिशीलता। तो अगर ये कांस्टेंट हो तो इसी को नहीं लिख सकते हैं VD समानुपाती, क्या लिख सकते हैं इसको? VD समानुपाती ये लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा। तो स्क्वायर का तो खेल ही खत्म है, नियतांक तो होगा नहीं पता है। तो VD और ई में क्या संबंध होता है? तो ये अनुकर्मानुपाती होता है या समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बेटा होता है ये, तो व्युत्क्रमानुपाती तो होता नहीं है, समानुपाती होता है। तो समानुपाती वर्ड कहीं नहीं लिखा है, तो समानुपाती को ही अनुकर्मानुपाती भी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो VD और ई के अनुकर्मानुपाती, VD ई के अनुकर्मानुपाती है, ठीक है। उसके बाद 56 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है।
सवाल पूछ रहा है कि यदि विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर के एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हों, मतलब सवाल बोल रहा है कि हमारे पास विद्युत बल ई है, ओके, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बोल रहा है कि आर है। चलो, इसका आंतरिक प्रतिरोध बोल रहा है कि आर है, ठीक है। आर है तो एन सेल, मतलब कितना सेल जुड़ा हुआ है, एन सेल, और कैसे क्रम में बोला है, तो समांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ रहे, तो समांतर क्रम में बाबू जब एन सेल जुड़ा रहता है तो क्या होता है, तो समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, तो ईएमएफ क्या होगा, समान होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज चेंज होता है, नहीं, समान होता है, तो ई ही होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल बोला है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल विद्युत वाहक बल बेटा कितना होगा, कि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है तो विद्युत वाहक बल तो ई ही होगा। अब समांतर क्रम में तुम लोग को प्रतिरोध निकालना हम सिखाए हैं, क्या क्या सिखाए हैं, कि जित अगर एन ठो लगा रहा था, कितना लगा रहा था, एन, सबका वैल्यू आर है, तो बोलते हैं टोटल आर बताओ, तो तुम लोग क्या बताता सर, आर समांतर क्रम में है, एन को जुड़ा तो एन से भागा देना बोले थे, सीरीज में रहता तो एन से गुना करते, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आर बटे एन, और वोल्टेज या विद्युत भाग बल कितना होगा, ई। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन ए ही मैच खा रहा है, ठीक। उसके बाद देखो 57 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, 57 नंबर सवाल पूछ रहा है, 62 तक ही है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखो 67 नंबर सवाल बेटा क्या पूछ रहा है, एक बाहरी प्रतिरोध आर, आंतरिक प्रतिरोध आर, बोल रहा है कि एगो बाहरी प्रतिरोध आर है और एगो आंतरिक प्रतिरोध बोल रहा है कि आर है, ठीक है। आर के सेल से जुड़ा हुआ है, परिपथ में अधिकतम धारा कितना होगा, कोई सेल से जुड़ा हुआ है, मतलब ये बाहरी प्रतिरोध है जो एक सेल है, सेल मतलब ये हो गया, इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, इस सेल सेल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इससे कोई बाहरी प्रतिरोध क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, जिसका वैल्यू आर है। तो बोल रहा है इससे मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, तो करंट का वैल्यू मांग रहा है, फट से बता दो। तो देखो इसमें क्या बताया था, ये और ये सीरीज में आ गया, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ता है, तो आर प्लस आर लिख सकते हैं टोटल आर को, ठीक है। और वोल्टेज कितना है, तो ई है। तो बेटा करंट क्या होता है, तो करंट होता है वोल्टेज बट्टे रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना, आर प्लस आर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर, अच्छा इसमें सवाल कुछ और पूछा है, अधिकतम धारा होती है जब, अधिकतम धारा कब होगा, मतलब इस परिपथ से बोल रहा अधिकतम धारा कब होगा, तो देखो धारा अधिकतम मतलब ये बढ़ेगा कब, जब इसका मान क्या हो जाए, घट जाए। तो इसका वैल्यू तो तुम बाबू जीवन में जीरो नहीं कर सकता, क्यों, आंतरिक प्रतिरोध सेल का खुद का प्रतिरोध है, उससे हम बदल नहीं सकते, हमारा हाथ कहाँ रह सकता है बदलाव का, यहाँ। बाहरी वाला प्रतिरोध हम बदल सकते हैं। तो देखो ये दोनों में से हमको घटाना है, तो इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसमें हमारा मर्जी नहीं चलता, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध सेल का है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब दुनिया में कोई भी सामान होगा ना, उसका थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, उसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। चलो, तो बदलेंगे तो सामान बदलना होगा, तो यहाँ तो बैटरी बना चुके हैं, तो सामान तो नहीं बदल सकते, तो आंतरिक प्रतिरोध हम लोग कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, किसको बदल सकते हैं, इसको। अगर आई को मैक्सिमम करना है, आई को बढ़ाना है, तो इधर घटाना पड़ेगा, और इसको हम बदल नहीं सकते, इसको बदलना होगा। तो इसको मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो देखो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा, तो इसको बेटा अगर जीरो कर देंगे तो ये मैक्सिमम यही आ सकता है ना, उससे ज़्यादा तो और कुछ घटाया नहीं जा सकता। आर को जीरो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ अगर घटा देंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा, तो आई मैक्सिमम करना है तो क्या करना होगा, आर को जीरो करना होगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो अब 58 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है, 58 नंबर सवाल हमारा है कि यदि सेल जिससे विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध आ रहे हैं, अच्छा जिसमें कोई सेल है जिसमें क्या है, विद्युत वाहक बल कितना है, विद्युत वाहक बल है, और आंतरिक प्रतिरोध बोला है कि आर है, एक चर बाहरी प्रतिरोध आर से जुड़ा हुआ है, जैसे ही प्रतिरोध आर बढ़ता है संभावित विभवांतर भी आर ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है, मतलब बोला है कि हमारे पास क्या है, तो हमको देखो क्या बोला है, कि हमको बोला है कि हमारे पास क्या है, एक विद्युत वाहक बल और उसका आंतरिक प्रतिरोध, तो एक बैटरी है और उसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, ठीक है। देखो बाहरी प्रतिरोध आर से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ये वाला मान जैसे ही बढ़ाएंगे, तो V और R के बीच ग्राफ क्या दर्शाएगा, तो V और R के बीच ग्राफ देखो क्या दर्शाएगा, अब क्या है कि रजिस्ट V है हमारा, मतलब V मतलब E हो गया, विद्युत वाहक बल ही बोल दो इसको, और I, V और R के बीच ग्राफ, तो V मतलब इसी को लमसम V कह सकते हैं, V और R के बीच ग्राफ हमारा कैसे दिखेगा, तो देखो विद्युत वाहक बल क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है किसी भी बैटरी का, जब इसमें लॉस हो जाता है तो इसके बाद जो चीज़ मिलता है उसको वोल्टेज कहते हैं, क्लियर है। तो बताओ विद्युत वाहक बल मैक्सिमम वैल्यू है, तो मान लो ये विद्युत वाहक बल है, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, तो देखो जैसे जैसे वोल्टेज का फॉर्मूला लिखना V बराबर आई आर, तो जैसे जैसे क्या करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वोल्टेज क्या होता जाएगा, पहले बढ़ता जाएगा, ठीक है।
और फिर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा और फिर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो ये कौन सा हमारा ग्राफ सही से दिखा पाएगा, तो ऑप्शन बी जो है सही से दिखा पाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है, उसके बाद देखो 59 नंबर सवाल देखो क्या पूछ रहा है। इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सवाल जैक बोर्ड कभी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बनाना सीख जाते हैं। तो अब देखिए ये सवाल जो डी आर पूछ रहा है, वी ए माइनस वी बी कितना होगा, तो वी ए बेटा यहाँ होगा, वी बी यहाँ होगा। तो इसको बनाने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा जो ग्राउंड को सूचित करता हो। तो ये सिंबल एक्चुअल में समझ दिखाई उतना से दे नहीं, तो मान के चलते कि ये करंट इधर जा रहा है। ठीक है, तो इधर जा रहा है तो यहाँ आएगा, और ये भी इधर जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहता है। तो मतलब प्लस मतलब ज़्यादा वोल्टेज, माइनस मतलब जीरो वोल्टेज। तो इस पॉइंट को मान लो इधर जा रहा सारा करंट, तो जीरो वोल्टेज हो गया। तो अब देखो, अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसी डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं। ये दोनों सीरीज में है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना बना देगा, 5 ओम। क्योंकि पहले करंट जानेंगे तभी यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो इधर 5 ओम, इधर आ रहा है 2 एम्पियर, और इधर जा रहा है 5 ओम। 5 ओम ये भी सीरीज में है, तो 5 ओम हो गया, और ये इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हमको पता क्या चलेगा, इधर भी 5 ओम, इधर भी 5 ओम। तो बेटा जो करंट यहाँ आएगा ना, वो बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है। तो करंट इधर जितना जाएगा इधर उतना जाएगा। तो टोटल आ रहा 2, तो इसका मतलब एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बराबर रेजिस्टेंस है, तो करंट भी क्या लेगा, ये लोग बराबर लेगा। तो 2 मेरे पास है, तो आधा लेगा, ये आधा लेगा, तो 1 1 एम्पियर जाएगा। तो हमको पता चल गया इधर कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें, कि 1 एम्पियर जाएगा, तो वी ए हमको चाहिए, वी ए और वी बी चाहिए। ठीक है, वी ए और वी बी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कि वी ए निकालना है, तो देखिए इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा वोल्टेज निकालते हैं। वी ए जो निकालना है ना, इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो वी ए और यहाँ का वोल्टेज है वी सी, तो वी ए माइनस वी सी बराबर कितना आएगा, ये देख लेंगे पहले। फिर वी बी माइनस वी सी कितना आएगा, ये देखेंगे। ठीक है, तो वी सी ऑलरेडी 0 है, तो वी और वी भी तुरंत पता चल जाएगा, इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये इस ब्रांच में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो देखो करंट तो सेम जाएगा सब में, तो यहाँ ड्रॉप कितना होगा, तो वोल्टेज बराबर होता है आई इंटू आर। आई आ रहा 1 और आर है 3, तो यहाँ 3 वोल्ट ड्रॉप होगा। यहाँ पे जो वी बी और वी सी निकालना है, तो इस जगह वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो करंट इधर भी कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। तो यहाँ 1 एम्पियर ही जाएगा, एक ही उतार है, तो यहाँ वोल्टेज बनेगा कितना, 2 इंटू 1, तो 2 वोल्ट। तो इसका मतलब वी बी है मेरा 2 वोल्ट, और वी ए कितना आया, 3 वोल्ट, और वी सी है 0। तो ओवरऑल आया 3 वोल्ट, कितना आ जाएगा, 3, वी ए आ गया 3 वोल्ट, और यहाँ पे 0 कर दो वी सी का वैल्यू, तो आएगा 2 वोल्ट। तो हमको बोला वी ए माइनस वी बी कितना होगा, तो 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 1 एम्पियर, एक सॉरी हमको वोल्टेज निकालने बोला है ना, तो आएगा 1 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखो क्या पूछ रहा है, 60। अब टोटल कितना है, 62। अब 3 सवाल और है, देख लेते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रॉन का निम्न में से कौन सा वेग चालक के माध्यम से धारा निर्धारित करता है। बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार का वेग करंट पैदा करने में मदद करता है। तो अनुगमन वेग क्या करता है, करंट पैदा करने में मदद करता है, जिसको अफवाह वेग भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, चलो कॉपर और जर्मेनियम को 50 डिग्री और कमरे की ताप 20 डिग्री से ठंडा किया जाता है। मतलब कॉपर और जर्मेनियम को 50 डिग्री सेल्सियस और कमरे के तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो प्रतिरोध करेंगे, लैंग्वेज गलत है। तो तांबा का बढ़ता है, जर्मेनियम का घटता है। तो देखो कॉपर बेटा होता है चालक, और जर्मेनियम है अर्धचालक। तो याद रखना है, अर्धचालक जो होता है ना, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का होता है, और चालक पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ऐसा किसी में हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस अगर घट रहा है, उल्टा हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो देखो अगर तापमान को हम घटा रहे हैं 50 डिग्री और कमरे के ताप 20 डिग्री से ठंडा किया जाता है, तो क्या होगा, तो तांबा का बेटा क्या होगा, तापमान 50 डिग्री और कमरे के ताप 20 डिग्री से ठंडा किया जाता है, तो प्रतिरोध करेंगे। तांबा का बढ़ता है, जर्मेनियम का घटता है। तो याद रखना कि टेम्परेचर में कोई भी छेड़छाड़ करेंगे ना, तो क्या होगा, चालक में पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, तो चालक में क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और कुछ अर्धचालक में क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर में हम लोग कोई भी बदलाव करते हैं, तो तांबा में क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जर्मेनियम में रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि ये चालक है, ये कुचालक है, ये अर्धचालक है। अर्धचालक नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का होता है, और चालक पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का होता है। अब देखो 60 नंबर सवाल क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट। अब देखो 62 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है।
कि परिपथ में चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें बताना है आपको, धारा दिखाया गया है, विद्युत धारा I बराबर है, मतलब I किसके बराबर है? अब I किसके बराबर है, मतलब ये वाला वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये 1 है, इसको I नहीं मानना, एम्पियर लिख दिया ना तो 1 है। तो देखो क्या हो रहा है, तो ध्यान से इसको देखना, इधर से 2 जा रहा है, इधर से 2 जा रहा है, तो ये जंक्शन है, तो केसीएल लगाना है। तो जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होना चाहिए। तो आने वाला धारा और जाने वाला धारा क्या होता है, का मान बराबर होता है। तो इधर से आ रहा 2, इधर से आ रहा 2, और इधर बाहर निकल रहा है, मतलब इस बिंदु पे क्या हो रहा है, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना घुस रहा है, 4, और यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। तो आने वाला किसके बराबर होता है, जाने वाला का, तो यहाँ से निकल रहा होगा 4, ठीक है। ये कौन बोलता है, केसीएल। तो यहाँ पे हो गया 4 एम्पियर। अब देखो 4 एम्पियर यहाँ गया, तो इधर 1 निकल गया, तो इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर बेटा यहाँ पहुँचा, तो इधर 1.3 निकल गया, तो 3 में अब ये जा रहा है, मतलब ये अंदर जा रहा है जंक्शन में, और ये जंक्शन से बाहर जा रहा है। तो जाने वाला माइनस कर देना, मतलब ये जंक्शन में जा रहा है, जंक्शन बाहर जा रहा है, तो जाने वाला और माइनस बाहर जाने वाला जो है, मतलब अंदर आने वाला और बाहर जाने वाला, तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ 3 आ रहा है और 1.3 बाहर चला जा रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा, तो 3 में से 1 चला गया, 2, 2 में से 0.3 जाएगा, तो 1 पॉइंट क्या बचेगा यहाँ पे, 1.7 एम्पियर। तो इधर कितना बाहर आएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1.7। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर 3 में जितना एमसीक्यू था सारा कंप्लीट हो गया। सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले पहला वीडियो देखिए और वहाँ से कंटिन्यू एक ही बार में सारा को ख़त्म कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक पकड़ अच्छा बन जाएगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छा बनेगा। और हमने कोशिश किया है सभी एमसीक्यू को आपको रीजन के साथ बताने का, तो रीजन को अच्छे से समझिए। और भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हो, या तो आके क्लास में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।